नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कोरोना वायरस से जुड़ी जितनी भी अफवाहें हैं उनसे कैसे दूर रहें, क्योंकि उनका सच हम आपको बताते हैं। और हम आपके लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं और आज भी ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष झा हैं जो कि डीन हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ब्राउन यूनिवर्सिटी के, नामी गिरामी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि भारत में पीक यानी कि चरम कब आएगा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हम रखें अनलॉक के दौरान। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में किस तरह से लगातार कोरोना के दिन प्रतिदिन आ रहे मामले बढ़ रहे हैं। आज भी यानी कि 24 घंटे के अंदर 83,341 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल मामलों का आंकड़ा करीब 39 लाख के पार हो गया। ये जो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो नीला वाला पोर्शन है, जो हिस्सा नीला आपको नजर आ रहा है, ये सक्रिय मामलों का आंकड़ा है और जो हरा मामला हिस्सा आप देख रहे हैं ये जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका है, यानी कि रिकवर्ड। तो रिकवर्ड भले ही बढ़ रहा हो लेकिन नीचे जो सक्रिय मामले हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब 83,000 के पार पिछले 2 दिन से मामले आ रहे हैं और 31वें दिन तक हम नंबर 1 पर रहे हैं नए मामले 24 घंटे में आने के लिहाज से। कुछ राज्यों में खास तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में तो 70% मामले जो मौतों के हैं वो इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात हो रही है। भारत में जो हाल है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष झा जुड़ रहे हैं जो कि डीन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी के, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर झा, आपसे यह जानना चाहेंगे, आज लगातार दूसरा दिन है जब 83,000 से ज्यादा मामले हम लोगों ने रजिस्टर किए हैं। आपसे हमने जब पहले इसी शो में बात की थी तो आपने कहा था एक वक्त आएगा जब भारत 1 लाख प्रतिदिन का मामला क्रॉस करेगा। क्या आपको लग रहा है कहीं हम उसके करीब तो नहीं जा रहे? हाँ, 80-85 हजार हो गया है एवरी डे नया केसेस कोरोना वायरस का आ रहा है और हम 1 लाख भी आ सकता है। मेरा गैस है कि नेक्स्ट 2-3 हफ्ता में 1 लाख भी पार कर सकता है। 2-3 हफ्ते में 1 लाख पार कर सकता है, ये बहुत चिंता की बात होगी हमारे लिए। अनलॉक शुरू हो चुका है, दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज शुरू होने वाली हैं। कितना सेफ रहेगा इनके अंदर अगर ये मेट्रो चलेंगी और सब कुछ पब्स, बार्स ये सब खुल जाएंगे? हाँ, देखिए, अभी दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में अभी भी बहुत केसेस है और अगर आप मेट्रो अगर अभी खुलेगा तो सब कोई को मास्क पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब कोई मास्क पहने जब बाहर जाता है। और अनलॉक किया जा सकता है लेकिन और केसेस बढ़ेगा तो उसी के लिए हमको कंसर्न है, हम वरीड हैं कि जब और जब अनलॉक होगा तो केसेस और बढ़ते जाएगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर आपको अनलॉक करना है तो 5% का पॉजिटिविटी रेट होना चाहिए। ऐसे में ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है अभी 5% का पॉजिटिविटी रेट। अभी 8-9% है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। इंडिया में और टेस्टिंग करना है और लोग को उसका कोरोना वायरस को बढ़ाना है, लेकिन अगर ये सब चीज किया जाएगा तो 5% तक आया जा सकता है। तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे कि धीरे से अनलॉक कीजिए और टेस्टिंग को बढ़ाइए और वही बेस्ट होगा, उसी से इसको वायरस को मैनेज किया जा सकता है। चलिए, टेस्टिंग ही एक जरिया है, ये हम सभी समझते हैं, लेकिन 31 दिन से लगातार हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमारा फर्टिलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो क्या हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर? नहीं, हम ये नहीं सही मानते हैं। देखिए, अभी 8-9% पॉजिटिविटी है। हाँ, 10 से 11 लाख टेस्ट हो रहा है डेली, लेकिन अभी बहुत केसेस है इंडिया में और अभी टेस्टिंग और बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अभी फेटालिटी रेट अभी जितना लोग मर रहा है अभी कम है लेकिन वो बढ़ते जाएगा। एवरी डे 1,000, 1,200, 1,500 आदमी मर रहा है इस वायरस से और मेरा कैसा है कि और बढ़ते जाएगा। तो हम सरकार को बोलेंगे कि अभी और टेस्ट बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है
और धीरे से जो ओपनिंग हो रहा है, जो अनलॉक हो रहा है, उसको धीरे से करना है। एंड देन फाइनली सबको को बोलना कि मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरत है कि सबको मास्क पहने, जब घर से निकलता है लोग तो मास्क पहन के निकलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं धीरे से अनलॉकिंग होनी चाहिए। हमारे देश में नीट और जेई के एग्जाम्स भी हुए, इसको लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में तन भी गई थी। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि एग्जाम्स कराना ठीक कदम था? अगर अंदर बिल्डिंग के अंदर में अगर बहुत लोग को लाइएगा मास्क पहन के, सोशली डिस्टेंस, लेकिन अगर हाँ खिड़की खोल के कि हवा अंदर आ रहा है बाहर से तो किया जा सकता है, लेकिन उसको धीरे बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ऐसे ही सब कोई को बिल्डिंग में लाके अगर आप एग्जामिनेशन कीजिएगा, एग्जाम कीजिएगा तो खतरनाक हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम मास्क सब कोई पहने, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग करे, खिड़की खुला रहे, हवा आए अंदर, बाहर से हवा आते रहे, तब किया जा सकता है सेफली। आपके नजरिए में स्कूल्स कब और कैसे खोले जा सकते हैं भारत में? हाँ, नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका में, यूरोप में भी यही सवाल लोग से पूछ रहा है कि कब हम लोग कैसे खोलें स्कूल। जहां पर ज्यादा कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, वहां पर स्कूल खोला जा सकता है। लेकिन स्कूल में सबको को मास्क पहनना पड़ेगा। और स्कूल को अगर बाहर में स्कूल किया जा सकता है, यार्ड में, जहां पर तो और अच्छा। लेकिन अगर स्कूल की बिल्डिंग में अगर आप कीजिएगा तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगेन कि खिड़की खुला रहे, हवा आते रहे, इस तरह से स्कूल को खोला जा सकता है सेफली। लेकिन इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा कम्युनिटी में ज्यादा कोरोना वायरस नहीं फैलते रहे। अगर फैल रहा है ज्यादा तो डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, तब स्कूल खोलना अच्छा आइडिया नहीं है। डॉक्टर झा, इंडिया में अगर पीक या चरम की हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल इंडिया का पीक कब आप एक्सपेक्ट करते हैं, कब होगा? इंडिया में भी वैसा ही होगा। अभी हमको नहीं लगता कि अभी पीक होने जा रहा है। देखिए अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सब जगह में अभी बहुत कम अभी केसेस है, बढ़ रहा है। और मेरा गैस है कि बढ़ते जाएगा बहुत दिन तक, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उस सब जगह। तो अभी पीक इंडिया में 1-2 महीना में पीक प्रॉब्ली नहीं करेगा। उसके बाद हो सकता है कि पीक करे, अगर सब कोई जो चीज करना चाहिए, डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, टेस्टिंग, ये सब अगर हम लोग करते रहें तो 2 महीना में मेरा गैस है कि पीक करेगा। जी, 2 महीने में पीक हो सकता है। लेकिन एक सवाल जो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इट इज एज गुड एज अ वैक्सीन, 90% तक इफेक्टिव है। क्या ये सच है डॉक्टर झा? क्या हम इसका इस्तेमाल करके वाकई में वैक्सीन जैसी प्रोटेक्शन पा सकते हैं? हाँ, अगर सब कोई अगर सोशल डिस्टेंसिंग करे, सब कोई अच्छा मास्क पहने, तो 80-90% कम हो जाएगा ये वायरस। तो बहुत मदद करेगा। तो वैक्सीन जैसा है, ऑलमोस्ट एज गुड एज वैक्सीन है। जो वैक्सीन, मेरा होप है कि उससे भी और अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ये सब चीज करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर झा। तो जैसे कि डॉक्टर झा कह रहे थे, 2 हफ्ते बाद ये हम देख सकते हैं कि शायद 1 लाख तक मामले आने लगे। उम्मीद ये करते हैं कि सरकार इसको रोक लेगी और ऐसा नहीं होगा और 1 लाख पर डे के हिसाब से हम आंकड़े रजिस्टर ना करें। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजन शर्मा। डॉक्टर राजन शर्मा, हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर झा से अमेरिका से, वो भी चिंता जता रहे थे जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी चिंता जो है, जो आप लोगों की भी है, वो है कि कितने हेल्थ वर्कर्स या कितने डॉक्टर्स इस वक्त पॉजिटिव हो रहे हैं या उनकी डेथ हो रही है। आपके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स कितना खतरे में हैं? देखिए, मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूं कि कोविड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में फर्क नहीं कर रही। जब जो हमारा जनरल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर अपनी रूटीन ओपीडी में देख रहा है, वो अपनी ओपीडी को रन कर रहा है, लोग भी आ रहे हैं, एंड इनएडवर्टेंटली उसकी इन्फेक्शन वहां हो रही है उसको।
एंड इसी के कारण कल तक के जो आंकड़े थे, हम 326 अपने डॉक्टर्स खो चुके हैं. And according to state-wise data which has been collected by an article from a newspaper, more than 87,000 healthcare professionals are infected, and 573 healthcare workers, that includes doctors, nurses, and everybody. तो जब ये आंकड़े दर्शाते हैं, एक हमने जो IMA ने डाटा निकाला है, 204 मरीजों के पीछे एक डॉक्टर की मौत हो रही है, जो कि काफी चिंताजनक आंकड़ा है. और इसके बारे में हमें युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, और सुझाव दिए हैं उनको संज्ञान में लेते हुए. सबसे पहले मैं ये कहूंगा, डॉक्टर और सारे हेल्थ केयर वर्कर को एक सुरक्षा देनी चाहिए. सुरक्षा का मतलब आर्थिक सुरक्षा, कि मैं इतनी जूझ रहा हूं. देखिए, हेल्थ केयर कम्युनिटी डॉक्टर्स जितना मर्जी क्रिटिसाइज किया गया, पर हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कंट्री के लिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए हमने पूरा अपने जी जान लगा के आगे अलग अलग जगहों पे लंबे लंबे टाइम के लिए काम किया है, जहां पे हमारे को ऑफ भी नहीं दिए गए. और कई जगह की प्रताड़नाएं भी सही है, बेशक वो वायलेंस है जो अब भी दोबारा शुरू हो रही है. देखिए, अभी मैं सुन रहा था, आप अपनी प्रिकॉशंस अगर ठीक रखेंगे, 130 करोड़ जनता के लिए कोई भी चीज देनी बड़ी मुश्किल. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता और साथ में हमारी सरकार ये समझे कि हमें अपने हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना है, तभी हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी सुरक्षित रख पाएंगे. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो मृत्यु दर बढ़ रहा है हेल्थ वर्कर्स के बीच में, ये कम होगा. फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हम. हमारे इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, जो कि हेड है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से. थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहला सवाल सीधे ले लेते हैं. हमारे साथ सुप्रीत कौर हैं, दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं. नमस्कार, मेरा नाम सुप्रीत कौर है और मैं नई दिल्ली से हूँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, अब काफी देर हो चुकी है और अब वहाँ भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है. इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हुए? डॉक्टर धमीजा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, और इसके साथ साथ अभी मेट्रो भी शुरू हो रही है इसी वीक 7 तारीख से, और बास और दूसरी अनओपनिंग की जो शेड्यूल है वो शुरू हो रहा है. तो मुझे ये लगता है कि सावधानियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तीनों की तीनों, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्किंग हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो. सो कोशिश करें कि अगर ना जाना हो, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, और अगर बहुत ज़रूरी जाना ही है शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग के लिए, तो ऐसे समय पर जाएं जहां भीड़ कम हो, और अपना मास्क जरूर पहन के जाएं, और डिस्टेंस बना के रखें दूसरे लोगों से, और कोशिश करें कि बार बार सैनिटाइज करें अपने हाथ को, और जो सर्विसेज हैं उनको टच ना करें ज़्यादा, जितने कम हो सकता है उतना ही करें. बिल्कुल, और जैसे डॉक्टर कह रहे हैं, कोशिश सबसे पहले ये हो कि तफरी के लिए आप मॉल ना जाएं. चलिए, नैतिक हैं हमारे साथ, सवाल पूछ रहे हैं. पूछिए नैतिक. हेलो, मेरा नाम है नैतिक. मेरा सवाल है, कुछ दिनों बाद हम लोग स्कूल खोल जाएंगे और कोरोना भी बहुत फैल रहा है. चाइना जैसे कई देशों ने अपने देश में कोरोना खत्म कर लिया है, लेकिन हम लोगों ने अभी भी अपने देश में कोरोना खत्म नहीं किया है. ऐसा क्यों है कि हम अपने देश में कोरोना खत्म नहीं कर पा रहे? डॉक्टर धमीजा, छोटे बच्चे का सवाल है, सीधा सा सिंपल सा करके उसने पूछ दिया, लेकिन बहुत जटिल है. बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी जागरूकता है कि आज के बच्चे हमारे जो हैं वो भी इसके जो है संज्ञान ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम क्यों नहीं कोरोना पे काबू पा रहे हैं.
तो मुझे ये लगता है कि कोरोना पे काबू पाने के लिए जो जनता का सहयोग है वो सबसे जरूरी है इस कोरोना को काबू करने के लिए, इसको टैब को रोकने के लिए। और वो तब जब ये सब जनता अपना कर्तव्य समझेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करेगी। पब्लिक और सरकार दोनों का ये जो दायित्व साथ साथ चलता है कि अपनी जिम्मेवारी हम खुद समझें, और जो हमें बार बार ये बताया गया है कि एडवाइजरी दी गई हैं पब्लिक हेल्थ की मेजर्स के लिए और टेस्टिंग के लिए, मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन के अलावा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें, और बीमारी को वो कंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण है, अनलेस आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं या फिर आप जो है डॉक्टर से सलाह के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और भी बात है कि जितना अगर आपको कोई तकलीफ होती है, सिम्टम्स आते हैं कोरोना के, तो जल्दी से टेस्ट कराएं ताकि आप जो है वो कैरियर बन के दूसरों को जो है स्प्रेड ना करें या सुपर स्प्रेडर ना बने। सो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम टेस्टिंग जल्दी कराएं, और अगर टेस्ट के अलावा जो है हम घर से बाहर ना निकलें और सारी सावधानियों का जो है इस्तेमाल करें और इकट्ठे से करें। ये नहीं है कि आपने मास्क पहन लिया तो आपने डिस्टेंसिंग नहीं रखी कि मुझे क्या जरूरत है, मैंने मास्क पहन लिया है, या आपने सैनिटाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, सबको कंबाइंड वे में अगर हम जो है ध्यान देंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली और रिगरसली, तभी हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि खुद जल्दी से जल्दी जाके टेस्ट कराएं अगर आपको शक हो रहा हो, वैसे ही सरकारों से भी हम चाहेंगे कि वो टेस्टिंग को बढ़ाएं। भारत में कोशिश लगातार ये हो भी रही है, लेकिन क्या मुंबई कोरोना से लड़ने के लिए जो टेस्टिंग की जा रही है उसको लेकर संजीदा नहीं है? क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच में सिर्फ 14% ही टेस्ट ज्यादा हुए हैं, जबकि पूरे राज्य में 67% टेस्ट बढ़े हैं। ये हाल तब है जब सभी जानकार मानते हैं कि फिलहाल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही कोरोना पर काबू पाने का एक जरिया है। देखिए पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। प्रचंड मोठं नुकसान। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कोरोना टेस्टिंग कम होने पर उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखी है। मुंबई में जिस तरह से टेस्टिंग कम हो रही है और पॉजिटिव रेट में हम काफी ऊपर हैं, इन सब के आंकड़े मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दिए हैं। टेस्टिंग बढ़नी चाहिए ताकि पॉजिटिव रेट और डेथ रेट कम कर पाएं। इस उद्देश्य के साथ मैंने ये खत उनको दिया है। आंकड़े भी कम टेस्टिंग की तस्दीक करते हैं। जुलाई में मुंबई में रोजाना औसतन 6,671 टेस्ट होते थे, जबकि अगस्त महीने में ये औसत 7,685 ही हो पाया, यानी बस 14% की बढ़ोतरी। जबकि दावा रहा है कि मुंबई में 12,000 टेस्ट रोज हो सकते हैं। वैसे इसी दौरान अगस्त महीने में पूरे महाराष्ट्र में करीब 67% ज्यादा टेस्टिंग हुई है। इस महीने में औसतन हर दिन करीब 65,000 टेस्ट हुए हैं। खुद कोरोना से संक्रमित होकर मरीजों की सेवा में लौटे शहर के जाने माने डॉक्टर जलील पारकर टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बेहद अहम बता रहे हैं। ट्रीटमेंट तो वही है और ट्रीटमेंट में भी काफी कोई चेंजेस आए, कोई नई दवाइयां आई नहीं है। तो हमारे को जो अगर कंट्रोल करना है पॉपुलेशन पे और कोविड पे अगर हावी होना है, तो हमारे पास दो ही तीन रास्ते हैं। पहला तो है कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, नंबर 2 है कि ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रेसिंग। अब हमने खुद सोचा था और हमने देखा भी था कि कोविड धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अब हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते से फिर से उसका बढ़ावा आने लगा है, दिख रहा है। अब उसकी वजह क्या है, ये सोच सोच के तो हम सब थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। अब सोचना मैंने छोड़ दिया है, अब तो ये करना है कि कहाँ से हम किसकी कैसी जान बचाएं। सरकारी कोविड अस्पताल साइन हॉस्पिटल के पूर्व डीन और कोविड केयर सेंटर रहे साई अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी कम टेस्टिंग को खतरनाक मान रहे हैं। जितना जल्दी पॉजिटिव केसेस आप पकड़ सकते हो, उतना जल्दी आप ट्रैक कर सकोगे, ट्रेसिंग कर सकोगे, आइसोलेट कर सकोगे और डिजीज को स्प्रेड होने से बचा सकोगे। आखिर बाद में तो आपको उन्हें पकड़ना ही है, इसलिए मल्टीप्लाई होकर पकड़ोगे उससे पहले कम संख्या में हो जब तक पकड़ी जाए। ये डिजीज बहुत खतरनाक डिजीज है और हमें टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। गड्ढे वाले रोड पे अगर गाड़ी चलानी है तो आंखें खोलकर ही चलानी होगी। एक वेव तो हम कंट्रोल कर चुके हैं कोविड की, अभी हमें सेकेंड वेव के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चांसेस है कि हो सकता है माइग्रेंट वर्कर से या फिर अनटेस्टेड पार्ट जो पॉपुलेशन में है
उस वजह से सेकेंड आउटब्रेक आने के चांसेस है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए और मैक्सिमम चांसेस है कि ये आउटब्रेक आएगा ही आएगा। रैपिड टेस्टिंग के लिए मुंबई को हाल ही में 50,000 एंटीजन किट मिली हैं और 50,000 खरीदने की योजना बीएमसी ने बनाई। इधर आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए 15 प्राइवेट लैब से टाई अप है, लेकिन पूरी क्षमता से टेस्टिंग का अब भी इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो टेस्टिंग बहुत अहम है और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें सारी अपने राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाएंगी। फिलहाल हमारे शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते याद दिला दें कि अगर दफ्तर जा रहे हो या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो मास्क जरूर पहने और लगातार हाथ साफ करते रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।